घोसी ने जो जनादेश दिया उसने केवल एक विधायक का निर्वाचन तय नहीं किया। मैंने जैसे आरंभ में कहा था, ये घोसी से संबंधित जब भी चर्चाएं आई, आरंभ से ही मैं कह रहा था कि घोसी का एक जनादेश कई संदेश देगा, और वही हुआ। तमाम चेहरे खारिज हो गए, तमाम समीकरण ध्वस्तीभूत हो गए, जाति का परंपरागत प्रचलित जोड़ तोड़ वाला फार्मूला घोसी में अमान्य हो गया, वो सिक्का नहीं चला। बहुत सारी चीजें एक अचानक से आज घोसी में बदल गई आकर। जो परंपरागत राजनीति चल रही थी देश में या उत्तर प्रदेश में कि 2 और 2 4 और 2 और 2 2 6, सियासत ने बताया घोसी में कि ऐसा नहीं होता। हम कभी 2 और 2 1 भी हो जाते हैं, और कभी 2 और 2 16 भी हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत से बड़ी चर्चा भाजपा के उम्मीदवार के पराजय की है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल चुनाव में बदल दिया था, तब्दील कर दिया था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को राजग की कार में बैठाला इसलिए गया कि उनके आने से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध का रथ निर्बाध दौड़ेगा, और घोसी में तो राजभर जी का अंगोछा देखने मात्र से चुनाव जीत लेंगे। पीला अंगोछा दिख जाएगा तो झरा वोट पड़ेगा। वैसा नहीं हुआ। संजय निषाद की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी को निषादों में सर्वमान्य सर्वप्रिय बना देगी और एक एक वोट पड़ जाएगा। वैसा भी नहीं हुआ। अनुप्रिया और आशीष पटेल की पार्टी पिछड़ों को, कुर्मियों को लामबंद करके भाजपा के पीछे घोसी में खड़ा कर देगी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो 3 ऐसे दल, भाजपा के सहयोगी दल, अपना दल, राम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी संजय निषाद की, इन तीनों का भी राजनीति के शेयर मार्केट में शेयर आज सबसे न्यूनतम स्तर पर जाके पटक दिया घोसी ने। अब आप बताइए, ये सामान्य चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक चुना तो एक विधायक, लेकिन जाने कितने भावी मंत्रियों के सपने ध्वस्तीभूत हो गए। इस ढंग का कुछ कहा है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बनेंगे, दारा सिंह चौहान मंत्री नहीं कैसे बनेंगे, ये इससे बड़ी, ये छोटी बात है। बड़ा प्रश्न ये है, क्या घोसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति परिवर्तन करने के लिए बाध्य करेगा? एक। दूसरा, अगर मुझसे कोई कहे कि आज के इस परिणाम का, इस चुनाव, घोसी के चुनाव का मैन ऑफ द मैच आप किसको बताएंगे, तो सुधाकर सिंह की जीत के लिए मैं कहूंगा शिवपाल सिंह यादव मैन ऑफ द मैच है। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी सांगठनिक क्षमता को पूरे जोरदारी से उस पर मुहर लगवा दी घोसी की जनता की। मुझे बता रहे थे लोग वहीं के कि पिछले कुछ दिनों में शिवपाल सिंह 10,000 से ज्यादा घरों में पांव गए संपर्क करने। ये कौशल और जो पुराना शिवपाल का जो अपना एक वर्किंग स्टाइल थी, काम करने की शैली थी, उसके चलते
मैं इस जीत का समाजवादी की पार्टी की तरफ से अगर श्रेय खोजूं किसको दूं तो शिवपाल सिंह यादव को दूंगा। और अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव में। मैनपुरी के चुनाव में किसका कितना योगदान उसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेताजी के देहावसान के बाद हो रहा था। लेकिन घोसी ने इस बात को स्थापित कर दिया कि समाजवादी पार्टी को पुरानी मुद्रा वाले शिवपाल सिंह मिल गए फिर से। वो शिवपाल सिंह जो 90 के दौर में समाजवादी पार्टी के संगठन को और उसके चुनावी मैनेजमेंट को चलाते थे अपने ढंग से। ये भी सपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है शिवपाल यादव का फिर से उस रूप में आ जाना जिस रूप के लिए वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने और पहचाने जाते रहे। और एक बड़ी बात ये कि बसपा के वोटर ये सुधाकर सिंह की जीत बता रही है, उसका मार्जिन बता रहा है कि मैं ये कहने का साहस करूं कि बहन जी मायावती जी द्वारा वहां चुनाव न लड़ने का जो निर्णय लिया गया, उसके बाद उनका जो वोटर था वो घर भी नहीं बैठा, नोटा पर भी बहुत ज्यादा उसने बटन नहीं दबाया हो ऐसा नहीं लगता मुझे, भाजपा में भी नहीं आया, उसका बड़ा हिस्सा चला गया समाजवादी पार्टी को। ये एक ऐसा सिग्नल है, ऐसा संकेतक है जो लोकसभा चुनाव तक जिसकी चर्चा होगी कि जहां मायावती नहीं लड़की पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्या वहां दलित वोट सपा को ट्रांसफर हो जाएगा घोसी की तरह, मतलब बड़ी मात्रा में। अगर ऐसा है तो फिर परिणाम बहुत विचित्र होंगे, दूसरे होंगे। ये तमाम चीजें हैं। और ओम प्रकाश राजभर का मिथक टूट गया, दारा सिंह का मिथक टूट गया। दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये अलग बात है कि दारा सिंह बसपा से राजनीति शुरू किए थे, फिर बसपा सपा सपा बसपा बसपा सपा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप का करते करते भाजपा में आए और फिर भाजपा में से सपा में गए और फिर आ गए वापस। तो एक पहलू ये भी है कि एक दो बार तीन बार दल बदलो, थोड़े थोड़े अंतराल पर बदलो तो चल भी जाए, लेकिन लगातार दल बदलने का अगर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दोगे तो जनता आपसे खिन्न भी हो जाती है और वो आपको दंडित करना भी चाहती है। सुधाकर सिंह जीते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सुधाकर ने कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, तब भी नहीं छोड़ी जब इन्हीं दारा सिंह के लिए अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह की टिकट काट दी थी। क्या? तो कम से कम उनके सीवी में एक चीज पक्की थी कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुधाकर सिंह की जीत में एक कारण यह भी रहा क्योंकि उनके अपोजिशन में एक एक्सट्रीम था मामला, दल बदल का एक्सट्रीम स्वरूप दारा सिंह और एक दलीय निष्ठा का एक्सट्रीम स्वरूप सुधाकर सिंह। उसमें ये जो विषय बना उसका भी एक विशेष अर्थ है जो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। और मैं बहस में जाऊं उससे पहले एक बात और कहने का मन है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन निषाद पार्टी, सुभपा और अपना दल, इन तीनों के लिए खतरे की घंटी अब लोकसभा चुनाव में है। ये लड्डू मांगेंगे तो इन्हें बतासा मिलेगा अब, क्या? क्योंकि कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरा। तो अब लड्डू की अपेक्षा अगर मन में हो तो फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में तो त्याग दीजिए। लड्डू मांगेंगे तो पंजीरी या बतासा मिलेगा प्रसाद में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें और आज सीधे बहस में चलते हैं। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी का स्वागत है। दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दीपक जी का स्वागत है। उमेश यादव जी हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी, उमेश यादव जी का स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ जी का स्वागत। अमिताभ जी आपके पास आऊँगा। सबसे पहले थोड़ा इसका वो टेक्निकल मामला समझा दीजिए। हम लोग राजनीतिक चीज़ें समझ लेते हैं, इसका टेक्निकल खेला क्या हुआ।
किसका वोट किधर गया और क्या मामला बना। आप से यहां से बात शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं। देखिए, पिछली बार भी जब समाजवादी पार्टी यहाँ पे 2022 में, तो बसपा को यहाँ पे 21% वोट मिले थे और वहां पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट था बसपा का। यानी बसपा के माइनॉरिटी कैंडिडेट के बिना भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान जीते थे। अब ये जो अगर हिस्ट्री भी देखेंगे आप घोसी विधानसभा चुनाव की, तो बसपा यहां से एक बार जीती भी है और उसका जो वोट शेयर है वो 21% से लेके 35% के बीच में रहा है, क्योंकि मऊ जो जिला है उसमें 24% लगभग दलित आबादी है और 20% लगभग मुस्लिम आबादी है, यानी 44-45% दलित प्लस मुस्लिम आबादी है। अब बसपा के नहीं खड़े होने से जो माइनॉरिटी वोट बसपा को पड़ा था, ऑफ कोर्स वो सीधा का सीधा समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिल गया। ऐसा लगता है कि जो अन्य जातियों का भी वोट उसको मिला था बसपा के कैंडिडेट को, जिसमें नॉन जाटा, दलित, लोअर ओबीसी वगैरह होंगे, वो वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं गया है, नहीं तो इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं होती। और क्योंकि बीजेपी ने राजभर समाज के एक कैंडिडेट को ड्रॉप किया, क्योंकि यहां से जो पिछली बार बाईपोल में जीते थे, ओपी राजभर की पार्टी के आने के बावजूद भी लगता है कि राजभर समाज का जो वोट है वो उस मात्रा में भाजपा कैंडिडेट को पड़ा नहीं है। तो एक तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया, राजभर समाज का वोट भाजपा को पड़ा नहीं। बीजेपी से पहली बार दारा सिंह चौहान यहां से लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सीट कोई और थी, तो एक आउटसाइडर का भी, यानी बीजेपी के लिए एक आउटसाइडर कैंडिडेट था, वो जीते थे यहां से, लेकिन बीजेपी के लिए आउटसाइडर थे, उनके संगठन के लिए। और आपने जो एक पते की बात कर दी कि पार्टी हॉपिंग, कांग्रेस में भी थे वो पहले एक बार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, भाजपा वापस। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी इस तरह की राजनीति को जो है मैं कहूंगा रिजेक्ट किया है। जी ठीक बात अमिताभ जी, मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो ये बात आपके सामने ये प्रश्न जरूर रखूंगा कि मायावती के अनुपस्थित रहने के खेल के मैदान में जो बीत गई सो बात गई, इसका अगर ये मान लीजिए लोकसभा चुनाव हो रहा होता और कुछ जगहों पर मायावती जी अलग हो जाएं तो ट्रेंड क्या बनेगा? वो एक बड़ी घंटी है खतरे की, ठीक, उसको भी देखना पड़ेगा। उमेश यादव जी, आपके पास आता हूं। संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई हमने लगातार ओम प्रकाश राजभर से कहा बोला कम करो, बोले ज्यादा बोलते थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब कम से कम आपकी पार्टी ये दावा नहीं कर पाएगी कि 22 में जो सपा को जीत मिली थी पूर्वांचल में और भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ा था वो ओम प्रकाश राजभर के कारण जीत मिली थी। अब ये दावा तो नहीं चलेगा, नहीं? जी, दावा एक विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर इसको 2017 के आम चुनाव और 2022 के आम चुनाव से कंपेयर करेंगे तो 2017 में जिस तरीके से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही थी, उसके बाद उसको 2022 में देखिए आम चुनाव में, तो उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और निश्चित ही उसमें हमारा एक बड़ा प्रभाव था, हमारा उनके साथ आना बड़ा कारण था समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन एक सीट से अगर पूरे चुनाव को हम देखिए, मैं आपके साथ जब भी डिबेट में बैठता हूं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, मुझे मालूम है कि आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। तो ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर हुआ है, स्थानीय, और मुझे टीवी पे भी बैठ के कहने में कोई भी डर संकोच नहीं है। इसमें ये कहा गया कि 8 चुनाव में लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा, ये मेरा लास्ट चुनाव है। ये एक भावनात्मक चुनाव था और यहाँ पर ये स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर लेवल पे आप जाके देखें। एक बार सबको बहस में लिया फिर दोबारा आएंगे। भाई ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो रखा नहीं, स्थानीय मुद्दों के लिए है ना। मऊ, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद में वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला है क्या? नहीं। अरे भाई गांव देहात खेत खलियान का ही मसला होता, वही मुकदमे, वही मुद्दे हैं चुनाव में, वही होंगे। सर इसलिए ऐसा नहीं कि भाई नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा तो हम आएंगे, तो वहां थोड़ी ना वो आप प्रभावित करोगे।
आप अपने मैदान में खेल रहे थे, वहां रिजल्ट नहीं दे पाए। ये बात हमको समझ में कुछ नहीं है, ये बात आनंद दुबे की पार्टी समझ गई। अब ये मुश्किल है आपके लिए। क्या इनको समझ में आ गया कि भैया ओवर रेटेड मामला हो गया, शेयर का ज्यादा मूल्यांकन कर दिया गया गलती से। अब वो मसला है वो। दीपक रंजन जी, इस बाकी तो अखिलेश जी ने खुद इतनी लंबी चीज लिखी दी है क्या जी कि, और अंत में उन्होंने वो भी कह दिया जो सामान्यतः प्रवक्ता कहते कि भाई जीता तो एक विधायक, लेकिन जाने कितने भावी मंत्रियों के सपने चकनाचूर हो गए। ठीक, तो ये पीडीए की जीत है, ये इंडिया की जीत है, ये सुधाकर सिंह की जीत है, ये शिवपाल सिंह यादव के मैनेजमेंट की जीत है, या ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी की हार है? कैसे देखते हैं? देखिए अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं घोसी की जनता का, सम्मानित जनता का, महान जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहाँ की बूथ कमेटी, जिला कमेटी, वहाँ पे जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया अलायंस के जितने भी लोग का समर्थन था वहाँ पे, उन सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए सही है ये कि ये पीडीए के साथ इंडिया की जीत थी। ये इंडिया में पीडीए की स्ट्रेटजी शुरू से हम लोग ने कहा, और आपने देखा होगा कि हम लोग ने कहते थे कि देखिए इसमें अभी आपने जो हमारे चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक है आदरणीय बड़े भाई, उन्होंने, उनसे आपने पूछा कि दलित वोट के बारे में आपने पूछा, तो अगर मैं इनकी बात से मैं कहीं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अमिताभ ये बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा था कि 2014 में भी दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चंक में वोट दिया था, उसके बाद 19 में भी दिया, फिर 2022 में भी दलित समाज ने, लेकिन इन रिटर्न दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं मिला। दलित समाज को लगा, इनको ये लगा कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में भी ये लोग फेरबदल, रद्दोबदल करने जा रहे हैं। तो जब आज की तारीख में हम लोग का जो मुद्दा था भाई, वो एक ही मुद्दा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। और महंगाई की मार देखिए दलित भी झेलता है, मुस्लिम भी झेलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी झेलते हैं। एक मिनट मैं सबको बहस में ले आऊं, भाजपा को भी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब बाई इलेक्शन होता है ना, तो ये बड़ा मुद्दा महंगाई या स्वास्थ्य प्रदेश का या शिक्षा नीति प्रदेश की, वो जनता भी जानती कि ये तो बदल नहीं सकती। मान लो सुधाकर जीते चाहे दारा जीते, क्या ठीक, इसलिए वो फिर मुद्दे दूसरे होते हैं। ये सब जनरल इलेक्शन में तो चल सकते हैं, क्या अब वो जनता नहीं जानती थी मैं सुधाकर सिंह जीत जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति तो बदल नहीं देंगे। देखिए अमिताभ भाई, आज जो है वहां की घोसी की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को जिता करके या इंडिया परिवार को जिता करके अपना परसेप्शन, अपनी क्लैरिटी दे दी कि 2-4-6 महीने बाद हमको लोकसभा के चुनाव में जाना है जो नेशनल इश्यूज पे होगा। ठीक, आज की तारीख में आप ओपीएस ले लीजिए, जातीय जनगणना, ठीक है दीपक बाबू रुक जाओ, अरे जातिगत जनगणना में अभी मत जाओ आज के दिन, वो उसमें कलेश लंबा है आपके इंडिया में, उसमें कलेश लंबा, वो फिर कभी और रखेंगे तो केवल उसी बहस करेंगे, उसमें कलेश लंबा है, वह अंदर खाने ही बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना अरे रुको भाई, अभी रुक जाओ। आनंद दुबे जी, एक सामान्य जन धारणा है कि आप लोग जैसे होता है कि मैं भर्ती करनी है, सीवी आए क्या, तो सीबी तो कोई अपना खराब नहीं बनाएगा, कमजोर नहीं बनाएगा, वो तो अच्छा ही लिखेगा क्या भाई। जो मोहल्ले की कुश्ती नहीं जीता होगा वो लिखेगा मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा, क्या थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड सब में कुश्ती जीत के आया। ये तो जांचना आपका काम है कि जीता कि नहीं जीता। क्या घोसी के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो उसके जो जांच परखने की जो प्रक्रिया है उसमें फॉल्ट है, खासतौर पर दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर। ठीक, ये तो अच्छा, मेरे साथ भाजपा के एक बड़े नेता की बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छा किया कि तुमने इनको मंत्री नहीं बना दिया, शपथ दिला देते। तो कहा, अरे बोले भाई साहब राम भजो, तो डूबने की नौबत आ जाती है अगर मंत्री और बना दिए होते। नहीं अमिताभ जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको, उनकी पार्टी को इस जीत की बधाई। और घोसी की जनता ने
जो फैसला किया है हम उसको स्वीकार करते हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, कोई त्रुटि हम में रही होगी, कहीं कोई कमी कोई चूक हमसे हुई होगी, इसीलिए जनता ने हमको चुनाव नहीं जिताया है। कौन सी कमी रही, किन जगहों पर दिक्कतें हुई, इन सारी चीजों की समीक्षा जो है वो पार्टी करेगी, प्रदेश लेवल पे भी, और जहां भी उचित होगा उसकी समीक्षा जरूर होगी, और निश्चित रूप से उन कमियों को दुरुस्त करके आगे हम फिर से इसी मनोयोग के साथ जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहें। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले तक जो लोग रो रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि भाई पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है, एकदम बिक गया है, टीएम बिक चुके हैं, एकदम पूरा प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और धनबल और बाहुबल का बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा कि अक्सर चुनाव में ये लोग कहते हैं, तो क्या अभी ये उसी चीज पर कायम है? क्या अभी ये यही कहेंगे? और क्या इस आधार पे ये कहेंगे कि नहीं भाई इस चुनाव को खारिज करके फिर से चुनाव करा लिया जाए? क्योंकि अब ऐसी बात कोई बोलता है क्या कभी भाई? जी, आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात कभी कोई बोलता है क्या राजनीति में? जो जीत गया वो लड्डू खाता है? हाँ? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इनका एक नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। तो ये वही वाली बात है कि जब जहां ये जीतते हैं वहां ये कहते हैं नहीं, समाजवादी पार्टी की जीत है, अखिलेश यादव जी की जीत है, शिवपाल जी की जीत है, संगठन की जीत है फलाना है, ढिमका है। जहां ये हार जाते हैं या जहां इनको कुछ वो होता है तो ये तुरंत बहाने बनाने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह जीत आपको मिली है, इसका स्वागत करिए, आगे बढ़िए, जनता की सेवा करिए। हम भी जनता की सेवा करेंगे 2024 में। मैं आपको वादा करता हूं अमिताभ जी, फिर हम डिबेट में रहेंगे 2024 में भी। भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत लोकसभा के चुनाव में हासिल करेगी। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उपचुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं जो हम न समझ पाए हों, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई हो, हमें इस हार का सामना करना पड़ा। उन सभी चीजों को दुरुस्त करते हुए, उन सभी चीजों को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस चुनाव का 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 7 सीटों पे उपचुनाव हुआ उसमें 3 सीटों पे विजय भी हासिल की है, ठीक है। और हम असफल भी जहां हुए वहां भी हम इस असफलता से सबक जरूर लेंगे। ठीक बात। भाई देखो, अगर भाजपा जीत जाती आनंद बाबू तो भाजपा कहती कि ये 24 का भी रास्ता दिख गया झांकी। क्या ये राजनीतिक दलों का स्टैंड मैं जानता हूं, जीत के समय क्या और पराजय के समय क्या वो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, ये आपके लिए सामान्य चुनाव नहीं था, ये सपा के लिए सामान्य चुनाव था। लोकल आदमी, बिल्कुल खांटी लोकल, वो कभी कहीं बाहर नहीं गए, ना पार्टी छोड़ी, सुधाकर, ठीक। बाकी विशेष इतना था कि शिवपाल यादव वहां रहे, उन्होंने कैंप किया। बाकी सामान्य जैसे चुनाव होता था पहले मऊ में, घोसी में वैसे हो रहा था। आपने तो बड़े बड़े नगीने उतारे, एक केंद्रीय बिजली मंत्री वहीं से हैं, उसी शहर उसी जिले से, भूमियार नेता है कहा जाता। भाई ये आए हैं तो भूमियारों को जोड़ देंगे भाजपा में, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनका जलवा जलाल रहा है। अच्छा, उनका रिजल्ट क्या है, उनकी भी काफी जांची जाए, एक विषय। और ये बातें भाजपा के लोग ही उठा रहे। दूसरे आप एक हम बता दे रहे भैया, आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को परमानेंटली वहां स्टेशन रखा क्या? और इन सब पर भारी हमारे भाई ओम प्रकाश राजभर क्या? वो सपरिवार वहां रहे ही रहे। और इन सब के ऊपर वो दारा सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सुधाकर का बायोडेटा तो उतना बड़ा नहीं है, दारा सिंह का तो बायोडेटा देखे हुए बड़ा है। वो राज्यसभा में भी रहे दोनों दलों से, और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे क्या? आनंद विजय तो हाई प्रोफाइल तो आप ही नहीं बनाया चुनाव, नहीं अमिताभ जी, जी, भारतीय जनता पार्टी
हर एक चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है। आपने देखा होगा ग्रेटर हैदराबाद में जब चुनाव हुआ तो माननीय अमित शाह जी भी वहां प्रचार करने गए। तो हमारे लिए उपचुनाव हो या जिला पंचायत हो या निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम सीरियसली लेते हैं और हम उसको पूरे मनोयोग के साथ लड़ते हैं। निश्चित रूप से हमारे सहयोगी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, निषाद पार्टी से संजय निषाद जी ने, आशीष पटेल जी ने, सभी ने पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ चुनाव में सहयोग किया है। ठीक। हमारे जितने नेता गए आनंद उन्होंने भी, जी ठीक है भैया, उन्होंने भी ठीक किया। है, आपको यही बोलना है आज, आपको यही बोलना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ये बोलता, लेकिन मेरी तो मन की मौज है जी। एक जी अमिताभ जी, क्योंकि मैं भी मऊ जनपद का रहने वाला हूँ मालूम है मुझे। और घोसी मेरी बगल की विधानसभा जी। है। मैं भी वहां रहा 6-7 दिन, मैंने भी चुनाव प्रचार किया और हम लोगों ने जनता से आशीर्वाद मांगा। अब हम जनता के मनोभाव को क्यों नहीं समझ पाए या जनता हमसे और क्या चाहती थी जो हम समझने में विफल रहे, इन जी। सारी चीजों की हम समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से पुनः जनता से आशीर्वाद। ठीक ठीक, कुछ हम आप बात करेंगे तो हम भी कुछ इनपुट दे पाएंगे कि क्या समझने में गलती हो गई, कहाँ में गलती हो गई। अमिताभ तिवारी जी, एक बड़ा मसला, अब चाहे कोई कहे कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, लोकल था, मोहल्ले का था, सब्जी मंडी का था, घास भूसा मंडी का था, इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम जितना हाइट पर चुनाव जा सकता था बीजेपी ले गई। क्या जिन्हों प्रदेश में जोड़े थे जातियों के नेता के तौर पर, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, घोसी के लिए तो अलायंस है नहीं। क्या माना गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं ये लोग, का माना गया कि नहीं अमिताभ तिवारी? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बोले राजभर समाज के स्वयंभू अधिष्ठाता हैं। क्या? और दारा सिंह चौहान बोले सारे ओबीसी के नेता, और संजय निषाद बोले ये तो मल्लाहों के, निषादों के अवतारी पुरुष है। नहीं तो अगर इतने विग्रह एक साथ कहीं बैठ जाएं किसी मंदिर में राजनीति के, और वहां अगर फिर घंटा ना बजे ठीक से, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। नहीं, मैं इस एंगल को समझना चाह रहा हूं। जो हो गया, छोड़ो, सुधाकर जीत गए, मान लो, उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क नहीं आ रहा, परसेप्शनल वैल्यू है। लेकिन ये जो भाजपा के उम्मीद की सितारे थे लोकसभा के लिए, क्या ऐसी खबरें आप भी देखते हो कि नहीं आती थी कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद 12 लोकसभा सीटों में पूरब के क्या भाजपा को लाभ मिलेगा? हमारे दोस्त अमिताभ तिवारी इस सब का विश्लेषण करते थे, वो भी आर्टिकल लग देते थे कि भाई ओम प्रकाश राजभर के आने का मतलब क्या है, अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझिए। तो वो जो एक ब्रांड वैल्यू थी वो खत्म हो गई या कमजोर पड़ेगी क्या अमिताभ तिवारी? देखिए, पूर्वांचल में भाजपा को 2022 के चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हुआ था और 2019 में भी हुआ था। 9 सीटें जो भाजपा हारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 6 तो पूर्वांचल में ही है। फिर जो समाजवादी पार्टी का जो 47 सीट से 111 सीट हुई थी, उसमें से 38 सीटें जो गेन करी थी समाजवादी पार्टी ने, यानी 60% यहीं से। तो भाजपा 2022 के चुनाव के बाद तो यहाँ पे बैकफुट पे थी, तो इसलिए दारा सिंह चौहान, हालांकि वो जस्ट चुनाव से पहले चले गए थे, उन्हें वापस लिया गया। राजभर की पार्टी है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इन सबका एक छोटे छोटे कास्ट बेस्ड अलायंसेस बना करके भाजपा को लगा कि पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो जब भी हम किसी छोटे दल का आकलन करते हैं तो सबसे पहले ये आकलन जरूरी है, और हम जैसों के लिए भी जरूरी है, कि ये छोटे दल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे कितनी सीट जीत सकते हैं। आज अगर एसबीएसपी, अपना दल और निषाद पार्टी अगर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े और किसी अलायंस में ना रहे तो वो कितनी सीटें जीत सकते हैं? हाईली डाउटफुल है। एक सीट पर भी संशय हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब है, लोकसभा तो हम भूल ही जाए, विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दल जो है जब किसी बड़े दल के साथ अलायंस करते हैं तो इनकी जो स्ट्राइक रेट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है,
क्योंकि वो वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट तो कैडर वोट है ना, कोई वोट करे ना करे, पार्टी का जो कैडर है वो तो वोट करेगा ही, तो वो तो वोट हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन जिन समाजों का रिप्रेजेंटेशन या नेता ये लोग अपने आप को कहते हैं, उस समाज का वोट जहां भाजपा का कैंडिडेट खड़ा होगा या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, हमने देखा है कि उस तरह से ट्रांसफर नहीं होता। आपको 2015 याद होगा, हम पार्टी, लोजपा, आरएलएसपी, ये सारी पार्टियों के साथ बसपा बीजेपी ने गठबंधन बनाया था, और इन पार्टियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। इनकी वजह से भी भाजपा कहीं ना कहीं 2015 में लालू और नीतीश के खिलाफ हारी थी। तो ये एक रिस्क होता है, और इसमें कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कॉपी जांचने की बात है, वो भाजपा में भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके कॉपी जांचने की भी जांची जरूरत होगी। क्योंकि दारा सिंह चौहान भाजपा में वापस क्यों आए? आपने एकदम बिल्कुल नस पकड़ ली और सही बात कह दी कि भाई मंत्री बना दिया होता तो आफत हो गया होता। अभी तक तो मंत्री बनने के लिए आए थे, ऐसा भी नहीं है कि वो भाजपा और आरएसएस से जमाने से जुड़े हुए हैं। 2015 में वो भाजपा आए ही थे। तो यहां पर आपने एक इंडिविजुअल आदमी के एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, और ऑफ कोर्स पूर्वांचल में उनकी वजह से लोअर ओबीसीज में वोट बढ़ेगा, आपने रिस्क उठाया, जो कि अभी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो वही चीज है, और ये चीज लोकसभा के लिए अच्छा सगुन नहीं है। एक आदमी ने कहा, एक वो है, उमेश भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि एक व्यक्ति के यहां उसकी दादी नहीं रही, उमेश बाबू, वो रोए चला जा रहा था, समझाने वाले गए, बोले भैया दादी तो उम्र दराज थी, मुक्त हो गई, काय को रो रहे हो इतना, सबको जाना है। बोला दादी की जाने पर नहीं रो रहे हैं बेवकूफ, बुड़बक, मौत ने दरवाजा देख लिया इसलिए रो रहे हैं। क्या मसला घोषी का नहीं है, चलो एक सीट नहीं जीते, बैंक अकाउंट पब्लिक हो गया कि खाते में जमा कितना है, कुछ है कि नहीं। उमेश यादव जी, संकट ये है तीनों दलों के लिए, आपकी पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी, नहीं जी। विनम्रता के साथ एक बात पूछना चाहता हूं जी कि आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, बहुत डीपली आप राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे। मैं एक दल जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा, मैं एक नेता जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा। इंदिरा गांधी जी, जिनको इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, उन्होंने भी देखा जी। तो एक चुनाव से मौत का दरवाजा देख लेना, और मौत तो सबके घर आती है साहब। तो अगर आज मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं, ये परिस्थितियां हैं, और एक चुनाव से लोकसभा के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं निश्चित कहता हूं। उमेश यादव, यहाँ पर रोकेंगे, आपको रोकेंगे। मैंने अभी 4 रोज पहले इसी विषय पे बहस की थी, तब मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर और रामअचल राजभर के बीच में भी मुकाबला है। ये अखिलेश यादव की तरफ से रामअचल राजभर और भाजपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर। परिणाम आपके पक्ष में नहीं है भाई, रामअचल राजभर के पक्ष में गया है जी। मैं स्वीकार, रामअचल राजभर छोटे नेता है क्या? जनता का जनादेश, वो भी 4 बार के मंत्री रहे और 10 विभागों के मंत्री रहे जी, बसपा के अध्यक्ष रहे जिला प्रदेश के। उनकी आकलन होगा, समीक्षा होगी, गलतियां हुई है उसकी भी समीक्षा होगी, और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक उमेश बाबू, ठीक, एक बात ठीक, एक बात उमेश जी ने कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर दीपक रंजन जी के पास चलूंगा। बड़ा नेता बनना है, आनंद बाबू ये बात सब लोग गौर से समझना, बड़ा नेता बनना है तो आग के दरिया में कूद के जाइए और साफ सुथरे सुरक्षित निकल के जनता को दिखाइए, तो बड़े नेता माने जाएंगे। उमेश यादव ने मेरी बात का सरलीकरण कर दिया, बोले सबके घर मौत आती है। ये वैसी बात हो गई कि ठीक है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। राजनीति इतनी सरल नहीं ना भाई। कल्याण सिंह बड़े नेता थे, भाजपा से बाहर गए। आनंद जी आप सुनिए, आपकी पार्टी का मसला है। भाजपा में लोगों को लगा कि भाई कल्याण सिंह भी ओम प्रकाश राजभर होंगे क्या? उनने पार्टी बनाई, लोगों ने कहा हाँ, अब तो कुछ नहीं होगा, संगठन के बल पे पार्टी चलती है। ठीक बात है, गाड़ी घोड़ा संगठन ही जुटाएगा क्या?
सुन लेना उमेश बाबू, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिए। आप तो हम लोग आपसे आंकड़े मांगते, ये सी चीजें काम आएंगी आपके। कल्याण सिंह के 4 विधायक जीते कुल, लेकिन हम और गोविंदाचार्य, कौन, कोई छोटा नेता नहीं बीजेपी का, हम और केएन गोविंदाचार्य कमरा बंद करके बैठे, अमिताभ तिवारी 79 असेंबली सीट्स पर बीजेपी को हराया कल्याण सिंह ने अकेले। क्या? उसके बाद दिल्ली से विमान गया, बोले कल्याण सिंह जी जहां मिले तुरंत लाओ, प्रणाम करके। क्या परिणाम तो देना पड़ेगा भाई, नहीं गोल गोल घुमाने से बात तो नहीं चलती है। कल्याण सिंह 2 बार पार्टी से बाहर गए, भाजपा वाले क्यों? उनके दरवाजे के चक्कर लगाए, दोबारा लेके आए, इसीलिए। और जिस दिन से कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ी थी, उस दिन से भाजपा वनवास में चली गई थी। उत्तर प्रदेश में आनंद दुबे जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, सब थे, लेकिन कल्याण सिंह नहीं थे, अमिताभ तिवारी, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में वानप्रस्थ में चली गई थी। ये ताकत होती है मित्र। वही तो दीपक रंजन, हम ये मान लें कि समाजवादी पार्टी का सांगठनिक चेहरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेस, स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला चेहरा, जैसा 90 के दशक में समाजवादी पार्टी में कार्य विभाजन था, क्या मुलायम सिंह उसके वाह चेहरे थे, क्या एम्बेसडर थे पार्टी के, ठीक, और संगठन और सारी सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम शिवपाल जी के जिम्मे रहता था। क्या हम मान लें वो स्थिति अब दोबारा बहाल हो जाएगी समाजवादी पार्टी में, और इस जीत के बाद शिवपाल यादव उतने ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे पार्टी में? नहीं, देखिए, ये तो अमिताभ भाई, आपने मैनपुरी के जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी का, उसमें भी आपने आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की भूमिका देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, और उसी को दोहराते हुए आज घोसी विधान, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि मैन ऑफ द मैच, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक सभा की, जबकि मैं समझता हूं कि हार से ही आदमी सबक लेता है। अगर शायद आजमगढ़ चले गए होते, रामपुर चले गए होते, अब ये नहीं कह रहे जीतते हारते जो भी होता, शायद परिणाम हमारे पक्ष में होता, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, जिससे भी लोगों में बड़ा जोश उत्पन्न हुआ। और आम जनता, देखिए आज की तारीख में जो वहां का चुनाव हुआ अमिताभ भाई, जनता में आक्रोश है। इनके नाकामी के 6 साल उत्तर प्रदेश के और नाकामी के 9.5 साल हिंदुस्तान के, जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। अमिताभ भाई, ये सही है कि इससे ना सरकार बनने जा रही है ना बिगड़ने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बहुत बड़ा संदेश। और नहीं अमिताभ भाई, एक साथ एक चीज और बता दें, उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा नहीं हो रही, जिस चुनाव की 2 बाई इलेक्शन जिला पंचायत सदस्य के हुए, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीती है, और एक जालौन में पार्षद का चुनाव हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी जीती। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि, और देखिए अभी आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी की बात की चर्चा कर रहे थे, और हमारे अमिताभ तिवारी वैसे जो है वो बता रहे थे, ये सही है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी से किसी कारणवश छोड़ करके कुछ दिन मंत्री भी थे उस टाइम, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में जब ये शामिल हुआ तो ठीक है, बहुत से इनके साथ जो लोग थे वो लोग लाइक माइंडेड थे समाजवादी पार्टी, लेकिन आज की तारीख में इन्हीं के सुपुत्र श्री अरुण राजभर जी जो मुख्य प्रवक्ता है, इन्हीं के समाज के लोगों को चिल्लर और चौनी करने का काम कहा था अभी इसी चुनाव के अंदर, और किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो देखिए महेंद्र राजभर जो इनके बहुत करीबी थे, अरविंद राजभर जो प्रत्याशी थे जिनका पर्चा खारिज हो गया। तो सामान्य जन धारणा है कि आप लोग जैसे होता है कि भर्ती करनी है, सीवी आए, क्या तो सीबी तो कोई अपना खराब नहीं बनाएगा, कमजोर नहीं बनाएगा, वो तो अच्छा ही लिखेगा। क्या भाई, जो मोहल्ले की कुश्ती नहीं जीता होगा वो लिखेगा मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा, क्या थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड सब में कुश्ती जीत के आया। ये तो जांचना आपका काम है कि जीता कि नहीं जीता। क्या घोसी के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो उसके जो जांच परखने की जो प्रक्रिया है उसमें फॉल्ट है, खासतौर पर दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर, ठीक। ये तो अच्छा, मैं से आज भाजपा के एक बड़े नेता की बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छा किया कि तुमने इनको मंत्री नहीं बना दिया, शपथ दिला देते तो कहा, अरे बोले भाई साहब राम भजो, तो डूबने की नौबत आ जाती है और मंत्री और बना दिए होते। नहीं अमिताभ जी,
सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको, उनकी पार्टी को इस जीत की बधाई। और घोसी की जनता ने जो फैसला किया है हम उसको स्वीकार करते हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, कोई त्रुटि हम में रही होगी, कहीं कोई कमी, कोई चूक हमसे हुई होगी, इसीलिए जनता ने हमको चुनाव नहीं जिताया है। कौन सी कमी रही, किन जगहों पर दिक्कतें हुई, इन सारी चीजों की समीक्षा जो है वो पार्टी करेगी, प्रदेश लेवल पे भी, और जहां भी उचित होगा उसकी समीक्षा जरूर होगी। और निश्चित रूप से उन कमियों को दुरुस्त करके आगे हम फिर से इसी मनोयोग के साथ जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहे। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले तक जो लोग रो रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि भाई पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है, एकदम बिक गया है, टीएम बिक चुके हैं, एकदम पूरा प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और धनबल और बाहुबल का बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा कि अक्सर चुनाव में ये लोग कहते हैं, तो क्या अभी ये उसी चीज पर कायम है? क्या अभी ये यही कहेंगे? और क्या इस आधार पे ये कहेंगे कि नहीं भाई इस चुनाव को खारिज करके फिर से चुनाव करा लिया जाए? क्योंकि ऐसी बात कोई बोलता है क्या कभी भाई? जी, आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात कभी कोई बोलता है क्या राजनीति में? जो जीत गया वो लड्डू खाता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इनका एक नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। तो ये वही वाली बात है कि जब जहां ये जीतते हैं वहां ये कहते हैं नहीं समाजवादी पार्टी की जीत है, अखिलेश यादव जी की जीत है, शिवपाल जी की जीत है, संगठन की जीत है, फलाना है, ढिमका है। जहां ये हार जाते हैं या जहां इनको कुछ वो होता है तो ये तुरंत बहाने बनाने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह जीत आपको मिली है, इसका स्वागत करिए, आगे बढ़िए, जनता की सेवा करिए। हम भी जनता की सेवा करेंगे 2024 में। मैं आपको वादा करता हूं अमिताभ जी, फिर हम डिबेट में रहेंगे 2024 में भी। भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत लोकसभा के चुनाव में हासिल करेगी। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उपचुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं जो हम न समझ पाए हों, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई हो, हमें इस हार का सामना करना पड़ा। उन सभी चीजों को दुरुस्त करते हुए, उन सभी चीजों को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस चुनाव का 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 7 सीटों पे उपचुनाव, उसमें 3 सीटों पे विजय भी हासिल की है, ठीक है। और हम असफल भी जहां हुए वहां भी हम इस असफलता से सबक जरूर लेंगे। ठीक बात भाई। देखो, अगर भाजपा जीत जाती आनंद बाबू तो भाजपा कहती कि ये 24 का भी रास्ता दिख गया झांकी। क्या ये राजनीतिक दलों का स्टैंड मैं जानता हूं, जीत के समय क्या और पराजय के समय क्या वो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, ये आपके लिए सामान्य चुनाव नहीं था, ये सपा के लिए सामान्य चुनाव था। लोकल आदमी, बिल्कुल खांटी लोकल, वो कभी कहीं बाहर नहीं गए, ना पार्टी छोड़ी, सुधाकर, ठीक। बाकी विशेष इतना था कि शिवपाल यादव वहां रहे, उन्होंने कैंप किया। बाकी सामान्य जैसे चुनाव होता था पहले मऊ में, घोसी में वैसे हो रहा था। आपने तो बड़े बड़े नगीने उतारे, एक केंद्रीय बिजली मंत्री वहीं से हैं, उसी शहर उसी जिले से, भूमियार नेता है कहा जाता। भाई ये आए हैं तो भूमियारों को जोड़ देंगे उत्तर भाजपा में, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनका जलवा जलाल रहा है। अच्छा, उनका रिजल्ट क्या है, उनकी भी काफी जांची जाए, एक विषय। और ये बातें भाजपा के लोग ही उठा रहे। दूसरे, आप एक हम बता दे रहे भैया, आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को परमानेंटली वहां स्टेशन रखा क्या? और इन सब पर भारी हमारे भाई ओम प्रकाश राजभर, क्या वो सपरिवार वहां रहे ही रहे? और इन सब के ऊपर वो दारा सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सुधाकर का बायोडेटा तो उतना बड़ा नहीं है, दारा सिंह का तो बायोडेटा देखे हुए बड़ा है। वो राज्यसभा में भी रहे दोनों दलों से, और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। क्या आनंद विजय तो हाई प्रोफाइल तो आप ही नहीं बनाया चुनाव?
नहीं? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है। आपने देखा होगा ग्रेटर हैदराबाद में जब चुनाव हुआ तो माननीय अमित शाह जी भी वहां प्रचार करने गए। तो हमारे लिए उपचुनाव हो या जिला पंचायत हो या निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम सीरियसली लेते हैं और हम उसको पूरे मनोयोग के साथ लड़ते हैं। निश्चित रूप से हमारे सहयोगी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, निषाद पार्टी से संजय निषाद जी ने, आशीष पटेल जी ने, सभी ने पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ चुनाव में सहयोग किया है। हमारे जितने नेता गए आनंद उन्होंने भी, जी, ठीक है भैया, ठीक है, आपको यही बोलना है आज, आपको यही बोलना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ये बोलता, लेकिन मेरी तो मन की मौज है जी। जी अमिताभ जी, क्योंकि मैं भी मऊ जनपद का रहने वाला हूँ, मालूम है मुझे, और घोसी मेरी बगल की विधानसभा है। मैं भी वहां रहा 6-7 दिन, मैंने भी चुनाव प्रचार किए और हम लोगों ने जनता से आशीर्वाद मांगा। अब हम जनता के मनोभाव को क्यों नहीं समझ पाए, या जनता हमसे और क्या चाहती थी जो हम समझने में विफल रहे, इन सारी चीजों की हम समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से पुनः जनता से आशीर्वाद। ठीक, कुछ हम आप बात करेंगे तो हम भी कुछ इनपुट दे पाएंगे कि क्या समझने में गलती हो गई, कहां में गलती हो गई। अमिताभ तिवारी जी, एक बड़ा मसला, अब चाहे कोई कहे कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, लोकल था, मोहल्ले का था, सब्जी मंडी का था, घास भूसा मंडी का था, इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम जितना हाइट पर चुनाव जा सकता था बीजेपी ले गई। क्या जिन्हों प्रदेश में जोड़े थे जातियों के नेता के तौर पर, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, घोसी के लिए तो अलायंस है नहीं। क्या माना गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं ये लोग, क्या माना गया कि नहीं अमिताभ तिवारी? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बोले राजभर समाज के स्वयंभू अधिष्ठाता हैं। क्या? और दारा सिंह चौहान बोले सारे ओबीसी के नेता, और संजय निषाद बोले ये तो मल्लाहों के, निषादों के अवतारी पुरुष है। नहीं तो अगर इतने विग्रह एक साथ कहीं बैठ जाएं किसी मंदिर में राजनीति के, और वहां अगर फिर घंटा ना बजे ठीक से, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। नहीं, मैं इस एंगल को समझना चाह रहा हूं। जो हो गया, छोड़ो, सुधाकर जीत गए, मान लो, उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क नहीं आ रहा, परसेप्शनल वैल्यू है। लेकिन ये जो भाजपा के उम्मीद की सितारे थे लोकसभा के लिए, क्या ऐसी खबरें आप भी देखते हो कि नहीं आती थी कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद 12 लोकसभा सीटों में पूरब के क्या भाजपा को लाभ मिलेगा? हमारे दोस्त अमिताभ तिवारी इस सब का विश्लेषण करते थे, वो भी आर्टिकल लग देते थे कि भाई ओम प्रकाश राजभर के आने का मतलब क्या है, अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझिए। तो वो जो एक ब्रांड वैल्यू थी वो खत्म हो गई या कमजोर पड़ेगी क्या अमिताभ तिवारी? देखिए, पूर्वांचल में भाजपा को 2022 के चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हुआ था और 2019 में भी हुआ था। 9 सीटें जो भाजपा हारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 6 तो पूर्वांचल में ही है। फिर जो समाजवादी पार्टी का जो 47 सीट से 111 सीट हुई थी, उसमें से 38 सीटें जो गेन करी थी समाजवादी पार्टी ने, यानी 60% यहीं से। तो भाजपा 2022 के चुनाव के बाद तो यहाँ पे बैकफुट पे थी, तो इसलिए दारा सिंह चौहान, हालांकि वो जस्ट चुनाव से पहले चले गए थे, उन्हें वापस लिया गया। राजभर की पार्टी है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इन सबका एक छोटे छोटे कास्ट बेस्ड अलायंसेस बना करके भाजपा को लगा कि पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो जब भी हम किसी छोटे दल का आकलन करते हैं तो सबसे पहले ये आकलन जरूरी है, और हम जैसों के लिए भी जरूरी है, कि ये छोटे दल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे कितनी सीट जीत सकते हैं। आज अगर एसबीएसपी, अपना दल और निषाद पार्टी अगर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े और किसी अलायंस में ना रहे तो वो कितनी सीटें जीत सकते? हाईली डाउटफुल है। एक सीट पर भी संशय हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब है, लोकसभा तो हम भूल ही जाए, विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि
ये दल जो है जब किसी बड़े दल के साथ अलायंस करते हैं तो इनकी जो स्ट्राइक रेट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वो वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट तो कैडर वोट है ना, कोई वोट करे ना चले, पार्टी का जो कैडर है वो तो वोट करेगा ही, तो वो तो वोट हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन जिन समाजों का रिप्रेजेंटेशन या नेता ये लोग अपने आप को कहते हैं, उस समाज का वोट जहां भाजपा का कैंडिडेट खड़ा होगा या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, हमने देखा है कि उस तरह से ट्रांसफर नहीं होता। आपको 2015 याद होगा, हम पार्टी, लोजपा, आरएलएसपी, ये सारी पार्टियों के साथ बसपा, बीजेपी ने गठबंधन बनाया था और इन पार्टियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। इनकी वजह से भी भाजपा कहीं ना कहीं 2015 में लालू और नीतीश के खिलाफ हारी थी। तो ये एक रिस्क होता है, और इसमें कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कॉपी जांचने की बात है, वो भाजपा में भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके कॉपी जांचने की भी जरूरत होगी, क्योंकि दारा सिंह चौहान भाजपा में वापस क्यों आए? आपने एकदम बिल्कुल नस पकड़ ली और सही बात कह दी कि भाई मंत्री बना दिया होता तो आफत हो गया होता। अभी तक तो मंत्री बनने के लिए आए थे, ऐसा भी नहीं है कि वो भाजपा और आरएसएस से जमाने से जुड़े हुए हैं, 2015 में वो भाजपा आए ही थे। तो यहां पर आपने एक इंडिविजुअल आदमी के एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, और ऑफ कोर्स पूर्वांचल में उनकी वजह से लोअर ओबीसी में वोट बढ़ेगा, आपने रिस्क उठाया, जो कि अभी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो वही चीज है, और ये चीज लोकसभा के लिए अच्छा सगुन नहीं है। एक आदमी ने कहा, एक वो है उमेश भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि एक व्यक्ति के यहां उसकी दादी नहीं रही, उमेश बाबू, वो रोए चला जा रहा था, समझाने वाले गए, बोले भैया दादी तो उम्र दराज थी, मुक्त हो गई, काय को रो रहे हो इतना, सबको जाना है। बोला दादी के जाने पर नहीं रो रहे हैं बेवकूफ बुड़बक, मौत ने दरवाजा देख लिया इसलिए रो रहे हैं। क्या मसला घोषी का नहीं है, चलो एक सीट नहीं जीते, बैंक अकाउंट पब्लिक हो गया कि खाते में जमा कितना है, कुछ है कि नहीं। उमेश यादव जी, संकट ये है तीनों दलों के लिए, आपकी पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी। नहीं जी, विनम्रता के साथ एक बात पूछना चाहता हूं जी कि आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, बहुत डीपली आप राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे। मैं एक दल जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा, मैं एक नेता जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा। इंदिरा गांधी जी, जिनको इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, उन्होंने भी देखा। तो एक चुनाव से मौत का दरवाजा देख लेना, और मौत तो सबके घर आती है साहब। तो अगर आज मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं, ये परिस्थितियां हैं, और एक चुनाव से लोकसभा के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं निश्चित कहता हूं। उमेश यादव यहाँ पर रोकेंगे, आपको रोकेंगे। मैंने अभी 4 रोज पहले इसी विषय पे बहस की थी, तब मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर और रामअचल राजभर के बीच में भी मुकाबला है। ये अखिलेश यादव की तरफ से रामअचल राजभर और भाजपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर। परिणाम आपके पक्ष में नहीं है भाई, रामअचल राजभर के पक्ष में गया है। जी मैं स्वीकार, रामअचल राजभर छोटे नेता है क्या? जनता का जनादेश, वो भी 4 बार के मंत्री रहे और 10 विभागों के मंत्री रहे जी, बसपा के अध्यक्ष रहे जिन प्रदेश के। उनकी आकलन होगा, समीक्षा होगी, गलतियां हुई है उसकी भी समीक्षा होगी, और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक उमेश बाबू, ठीक, एक बात उमेश जी ने कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर दीपक रंजन जी के पास चलूंगा। बड़ा नेता बनना है, आनंद बाबू ये बात सब लोग गौर से समझना, बड़ा नेता बनना है तो आग के दरिया में कूद के जाइए और साफ सुथरे सुरक्षित निकल के जनता को दिखाइए, तो बड़े नेता माने जाएंगे। उमेश यादव ने मेरी बात का सरलीकरण कर दिया, बोले सबके घर मौत आती है। ये वैसी बात हो गई कि ठीक है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। राजनीति इतनी सरल नहीं ना भाई। कल्याण सिंह बड़े नेता थे, भाजपा से बाहर गए। आनंद जी आप सुनिए, आपकी पार्टी का मसला है, भाजपा में लोगों को लगा कि भाई कल्याण सिंह भी ओम प्रकाश राजभर होंगे क्या, उनने पार्टी बनाई, लोगों ने कहा हाँ अब तो कुछ नहीं होगा, संगठन के बल पे पार्टी चलती है।
ठीक बात है, गाड़ी घोड़ा संगठन ही जुटाएगा। क्या सुन लेना उमेश बाबू, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिए। आप तो हम लोग आपसे आंकड़े मांगते हैं, ये ऐसी चीजें काम आएंगी आपके। कल्याण सिंह के 4 विधायक जीते कुल, लेकिन हम और गोविंदाचार्य, कौन, कोई छोटा नेता नहीं बीजेपी का, हम और केएन गोविंदाचार्य कमरा बंद करके बैठे। अमिताभ तिवारी 79 असेंबली सीट्स पर बीजेपी को हराया कल्याण सिंह ने अकेले। क्या उसके बाद दिल्ली से विमान गया, बोला कल्याण सिंह जी जहां मिले तुरंत लाओ, प्रणाम करके। क्या परिणाम तो देना पड़ेगा भाई, नहीं गोल गोल घुमाने से बात तो नहीं चलती है। कल्याण सिंह 2 बार पार्टी से बाहर गए, भाजपा वाले क्यों उनके दरवाजे के चक्कर लगाए, दोबारा लेके आए, इसीलिए। और जिस दिन से कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ी थी, उस दिन से भाजपा वनवास में चली गई थी। उत्तर प्रदेश में आनंद दुबे जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, सब थे, लेकिन कल्याण सिंह नहीं थे, अमिताभ तिवारी, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में वानप्रस्थ में चली गई थी। ये ताकत होती है मित्र। वही तो दीपक रंजन, हम ये मान लें कि समाजवादी पार्टी का सांगठनिक चेहरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेस, स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला चेहरा, जैसा 90 के दशक में समाजवादी पार्टी में कार्य विभाजन था, क्या मुलायम सिंह उसके वाह चेहरे थे, क्या एम्बेसडर थे पार्टी के, ठीक, और संगठन और सारी सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम शिवपाल जी के जिम्मे रहता था। क्या हम मान लें वो स्थिति अब दोबारा बहाल हो जाएगी समाजवादी पार्टी में, और इस जीत के बाद शिवपाल यादव उतने ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे पार्टी में? नहीं देखिए, ये तो अमिताभ भाई, आपने मैनपुरी के जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी का, उसमें भी आपने आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की भूमिका देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, और उसी को दोहराते हुए आज घोसी विधान, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि मैन ऑफ द मैच, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक सभा की, जबकि मैं समझता हूं कि हार से ही आदमी सबक लेता है। अगर शायद आजमगढ़ चले गए होते, रामपुर चले गए होते, अब ये नहीं कह रहे जीतते हारते जो भी होता, शायद परिणाम हमारे पक्ष में होता, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, जिससे भी लोगों में बड़ा जोश उत्पन्न हुआ। और आम जनता, देखिए आज की तारीख में जो वहां का चुनाव हुआ अमिताभ भाई, जनता में आक्रोश है। इनके नाकामी के 6 साल उत्तर प्रदेश के और नाकामी के 9.5 साल हिंदुस्तान के, जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। अमिताभ भाई ये सही है कि इससे ना सरकार बनने जा रही है ना बिगड़ने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बहुत बड़ा संदेश। और नहीं अमिताभ भाई, एक साथ ही एक चीज और बता दें, उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा नहीं हो रही जिस चुनाव की, 2 बाई इलेक्शन जिला पंचायत सदस्य के हुए, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीती है, और एक जालौन में पार्षद का चुनाव हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी जीती। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि, और देखिए अभी आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी की बात की चर्चा कर रहे थे, और हमारे अमिताभ तिवारी वैसे जो है वो बता रहे थे, ये सही है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी से किसी कारणवश छोड़ करके कुछ दिन मंत्री भी थे उस टाइम, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में जब ये शामिल हुआ तो ठीक है, बहुत से इनके साथ जो लोग थे वो लोग लाइक माइंडेड थे समाजवादी पार्टी, लेकिन आज की तारीख में इन्हीं के सुपुत्र श्री अरुण राजभर जी जो मुख्य प्रवक्ता है, इन्हीं के समाज के लोगों को चिल्लर और चौनी कहने का काम किया कहा था अभी इसी चुनाव के अंदर, और किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो देखिए महेंद्र राजभर जो इनके बहुत करीबी थे, अरविंद राजभर जो प्रत्याशी थे जिनका पर्चा खारिज हो गया, विजय राजभर जी जो भारतीय जनता पार्टी के आम चुनाव के प्रत्याशी थे, उनका टिकट काट करके एक दल बदलू को टिकट देने का काम किया। तो राजभर समाज में देखिए बहुत ज्यादा आक्रोश है, ठीक, और जिसका परिणाम आपके सामने। ठीक है दीपक बाबू, मैं आनंद दुबे जी के पास चलूंगा, बीजेपी के पास। एक नाम जो दीपक रंजन ने लिया, जो लोग मऊ और आजमगढ़ के नहीं हैं उनके लिए वो नाम महत्वपूर्ण समझना चाहिए, महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर महेंद्र राजभर को अगर संभाल के नहीं रख पाए तो गलती किसकी है? छोटा संघर्षशील आदमी है क्या? नहीं ना, नतीजा आ गया। इन्हीं महेंद्र राजभर के कंधे पर नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा के आए थे एक बार, आनंद दुबे जी आए थे ना, और कहा था ये कटप्पा है हमारा, है ये बाहुबली और माफियाओं को पराजित करेगा। वो भी गांव गांव घूम रहे थे आपके खिलाफ।
राजभर जी के, ये तो भाई देखना पड़ेगा। और आनंद दुबे जी, मैं मूल प्रश्न पर लौटता हूं। मैं फिर कहता हूं ये अजीत सिंह का चुनाव हारने जैसा मामला है मेरी नजर में। जीता कौन वो महत्वपूर्ण नहीं, क्या एक बार अजीत सिंह हारे चुनाव और सोमपाल शास्त्री जीते। सोमपाल शास्त्री मुझसे मिलने आए, मैंने उनसे पूछा कि सोमपाल जी आप जीते हो कि अजीत सिंह हारे हैं? वो समझ गए कि इतना सरल प्रश्न तो ऐसा था नहीं, इनको उत्तर ना पता हो। जब मैं मिलने आया, रिजल्ट तो देखा ही होगा। 5 मिनट मौन रहे, फिर बोले कि भाई साहब अजीत सिंह जी हारे हैं। बोले मेरी ऐसी इतनी बड़ी हैसियत नहीं मैं जीत जाऊं।